तीनों सेनाएं एक होकर ही चीन को दे सकती हैं जवाब। तीनों सेनाएं अगर एक नेतृत्व में काम करेंगी तो ज्यादा तेजी और सटीकता से दुश्मन को जवाब दिया जा सकेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं के स्वतंत्र 17 कमांड का विलय कर 4 या 5 एकीकृत थिएटर कमांड बनाने का नीतिगत फैसला लिया था। इसे लागू करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को। 1 साल पहले 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई। इसके बाद तीनों सेनाओं के पुनर्गठन और एकीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई थी, लेकिन अब नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान के आने के बाद इसमें तेजी आई है। थिएटर कमांड के गठन के बारे में तीनों सैन्य मुख्यालयों ने अपनी रिपोर्ट सीडीएस को सौंप दी है। इसे देखने के बाद एक साझा प्रस्ताव और थिएटर कमांडों की रूपरेखा, संरचना और इनके नेतृत्व को लेकर तीनों सेना मुख्यालयों के बीच एक संयुक्त बैठक कर अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये काम तब तक मुमकिन नहीं जब तक थिएटर कमांडों की संरचना और व्यवहारिक मसलों पर तीनों सेनाओं में आम राय नहीं बन पाती। हालांकि तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने थिएटर कमांड के जल्द गठन की जरूरत बताई है, लेकिन इसके संसाधनों के आवंटन और संरचना को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। दुनिया की अन्य बड़ी ताकतों अमेरिका, रूस, चीन आदि ने अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के स्टाफ और संसाधनों को एक कर थिएटर कमांड की स्थापना कर दी है। भारत के लिए सबसे अहम है चीन का पश्चिमी थिएटर कमांड, जो लद्दाख के सीमा पार इलाकों में कई वर्षों से सक्रिय है। पश्चिमी थिएटर कमांड का एक ही कमांडर होता है, जिसके तहत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और जमीनी सेना के इस्तेमाल वाले टैंक, तोपों की यूनिट शामिल हैं। इसके विपरीत भारतीय थल सेना और वायुसेना के कई कमांड अपने स्तर पर चीन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अलग अलग रणनीतियां बनाते हैं। फिर इसके अनुसार सैनिकों और वेपन सिस्टम की तैनाती करते हैं। ऐसा करने में वेपन सिस्टम्स की तैनाती का दोहराव भी हो सकता है। कहने के लिए थल सेना और वायुसेना के अधिकारी मिलकर साझा तैयारी करते हैं, लेकिन चूंकि सेनाओं का कमांड अलग अलग होता है, इसलिए उनके बीच तालमेल बनाने में वक्त लग जाता है या अड़चन आ जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि यदि चीन की ओर से अचानक कोई जमीनी या हवाई हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई कैसे की जाए। इसके लिए थल सेना या वायुसेना के आला अधिकारियों को आनन फानन में संयुक्त निर्णय करना होगा। यदि इस इलाके में थिएटर कमांड हो तो अपने स्तर पर फौरन निर्देश जारी कर सकता है। थिएटर कमांडो की जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि आज के दौर में कोई भी सेना अकेले रणक्षेत्र में नहीं जा सकती। यदि दुश्मन के जमीनी इलाके में थल सेना को घुसना है तो उसे हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सुरक्षा की जरूरत होगी। लड़ाकू या टोही हेलीकॉप्टरों को भी दुश्मन की मिसाइलों से बचाने के लिए लड़ाकू विमानों का साथ चाहिए। साफ है कि थल सेना और वायुसेना को दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने के लिए वायुसेना के हवाई समर्थन की जरूरत होगी। इसके लिए थल सेना के कमांडरों को वायुसेना कमांडरों से कहना होगा कि उन्हें फला इलाके में सेना को आगे बढ़ाना है और हवाई सुरक्षा चाहिए। इसी तरह महासागर में तैरते नौसेना के युद्धपोतों को भी हवाई सुरक्षा आवरण की जरूरत होती है। इसके बिना दुश्मन के विमान अपनी मिसाइलों से युद्धपोतों को डुबा सकते हैं। ये मदद देने के लिए वायुसेना के कमांडरों को अपने लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन को निर्देश देना होगा। इस सारी प्रक्रिया में काफी वक्त बर्बाद हो सकता है। इससे बचने के लिए ही तीनों सेनाओं के एकीकरण की जरूरत महसूस की जाती है। जनरल बिपिन रावत ने चीन से लगे सीमांत इलाकों में सक्रिय वायुसेना और थल सेना कमांडो के स्टाफ और संसाधनों का विलय कर ईस्टर्न थिएटर कमांड बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसी तरह पाकिस्तान से लगने वाले सीमांत इलाकों के लिए वेस्टर्न थिएटर कमांड के गठन का प्रस्ताव था। इसके अलावा समुद्री इलाकों की रक्षा के लिए मैरीटाइम कमांड के गठन का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें नौसेना और वायुसेना के कमांडो का विलय होता। दुश्मन के हवाई और मिसाइल हमलों से बचाव के लिए एकीकृत एयर डिफेंस थिएटर कमांड बनाने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि अंडमान निकोबार के लिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना का एकीकृत कमांड पिछले 2 दशकों से सक्रिय है।
इसी तरह परमाणु बमों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों वाले साझा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का गठन भी 2 दशक पहले ही हो चुका है। अब सवाल है कि अगर थिएटर कमांड इतने जरूरी हैं, तो इसमें देरी क्यों हो रही? सामरिक हलकों में कहा जाता है कि वायुसेना और नौसेना में साझा थिएटर कमांड को लेकर शंका है कि ऐसा होने के बाद थल सेना के अधिकारियों का उन पर वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। फिर वायुसेना के लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की तय संख्या 42 से घटकर 30 पर आ गई है। इस वजह से वायुसेना के संसाधन जरूरत से काफी कम हैं। इससे विभिन्न थिएटर कमांड के बीच इनका आवंटन करना मुश्किल होगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि यदि सेनाओं के कमांडों का विलय हुआ तो हथियारों पर दोहरे खर्च से बचा जा सकता है। मिसाल के लिए वायुसेना को अमेरिका से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिले, तो थल सेना ने भी आर्मी एविएशन के लिए 6 अपाचे का ऑर्डर दे दिया। यदि थल सेना और वायुसेना के अधिकारी एक साझा कमांड में होते तो इससे बचा जा सकता था। प्रभावी साझा रणनीति के लिए थिएटर कमांड की जरूरत है, लेकिन ऐसा करते समय ये भी देखना होगा कि इसमें थल सेना के अधिकारियों का वर्चस्व न कायम हो जाए। अगर वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों ने ऐसा महसूस किया तो थिएटर कमांड के गठन का उद्देश्य पूरा करने में कठिनाई होगी। युद्ध में किसी भी सेना की भूमिका को गौण नहीं कहा जा सकता। तीनों सेनाओं को बराबर का सम्मान देकर ही थिएटर कमांड को सफल बनाया जा सकता है।